नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तूफान मेल का तीसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए देर ना करते हुए मित्रों तीसरा भाग शुरू करते हैं। भूमि के पापा के पैरालिसिस अटैक के बाद उनका लेफ्ट वाला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया था और काम नहीं कर रहा था। इसी वजह से कंपनी ने उन्हें वक्त से पहले ही रिटायरमेंट दे दिया। उनकी हालत भी नहीं थी कि वो अब आगे अपने जॉब को कंटिन्यू कर पाते। भूमि के घर में कमाई का इकलौते साधन उसके पापा की जॉब थी, जो अब नहीं रही। दिल्ली जैसे शहर में खुद को अपनी उसी डिग्निटी के साथ बनाए रखना और अपने सभी ज़रूरतों को पूरा करना आसान नहीं था। फिर जब ऊपर से पापा के इलाज में भी पैसे लग रहे हों, धीरे धीरे पापा की सारी सेविंग खत्म हो रही थी और यह बात भूमि के मम्मी और पापा दोनों को परेशान करने के लिए काफ़ी थी। आगे उन्हें भूमि के भविष्य और शादी ब्याह की चिंता सताने लगी थी। हालांकि भूमि उन्हें हौसला देती थी, लेकिन सिर्फ हौसले से ही जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती है। शायद इसीलिए अपना डिप्लोमा खत्म करने के बाद भूमि ने कई सारी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया था। वक्त के थपेड़े ने भूमि के चेहरे से उसकी खिलंदाजगी को छीन लिया। उसकी शरारत, उसका चुलबुलापन, उसकी शैतानी सब के सब सिमट करके जैसे अंधेरे कोने में बैठ गए और उसकी जगह पर मैच्योरिटी और गंभीरता ने ले लिया था। वक्त के साथ साथ उसकी ज़रूरतों और शौक या तो ख़त्म हो गए या फिर बदल गए और उसकी जगह पर अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करने और उन्हें संभालने का जज्बा पैदा हो चुका था। वह तूफान मेल जो बिना किसी स्टेशन पर रुके सरपट भाग रहा था, अब हर स्टेशन पर कुछ पल रुकने लगा था और इंतजार करने लगा था। अब भूमि की वह गाड़ी जिंदगी के हर स्टेशन पर चंद लम्हे रुक करके कुछ खुशियों को अपने डिब्बे में बैठाता और कुछ परेशानियों को अपनी गाड़ी से उतारता था। भूमि को एक कंपनी में जॉब मिल गई थी, बड़ी कंपनी थी और साथ ही साथ पिक अप और ड्रॉप फैसिलिटी भी थी। रोज सुबह उठ करके भूमि की भागा दौड़ शुरू हो जाती थी। आज उठने में थोड़ा देर हो गया। ऑफिस की बस छूटने का खतरा मंडराने लगा, इसीलिए भूमि बिना कुछ खाए और बिना लंच लिए जाने लगी। भूमि की मम्मी ने उसे टोका, भूमि कुछ ले ले बेटा, नहीं तो लंच कैसे करोगी। मम्मी जी ने चिंता से कहा, मम्मी आप परेशान मत हो, मैं कुछ ले करके खा लूँगी। मेरे ऑफिस की बस मुझे पिक करने आ रही होगी, मैं निकलती हूँ। आप पापा को दवाई खिला देना, भूमि ने जल्दबाजी में अपनी मम्मी से कहा। व्हाइट कलर का सादा और सिंपल सा सूट जिस पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई हुई थी, गहरे नीले रंग को लगी, हाथों में एक लेडीज घड़ी और दूसरे हाथ में एक कंगन, कानों में छोटे छोटे ईयर रिंग और गले में एक लॉकेट, चेहरे पर मेकअप के नाम पर हल्की सी क्रीम और आंखों में काजल। बालों की सारी स्टाइल कटिंग खत्म करके उसे बेहद सिंपल और सादा कर लिया था, जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक नगदार क्लेचर के सहारे रुके हुए थे। उसका भरा पूरा बदन भी काफ़ी हद तक स्लिम ट्रिम हो चुका था, लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि इस सादे और सिंपल से लुक और कपड़ों में भी भूमि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लग रही थी। पर एक जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वो ये था कि उसकी चमकदार आंखों की चमक जैसे वक्त के साथ साथ कहीं गुम हो चुकी थी। भूमि ने अपने पैरों में अपनी चप्पल डाली और अपने पर्स को समेट करके बाहर निकल गई अपने हर रोज के मंजिल की तरफ। आरव अपनी सिल्वर कलर की लंबी सी गाड़ी ले करके कनॉट प्लेस के उस लोकेशन पर पहुंचा जहां उसे जाना था। उसने अपनी गाड़ी रोकी और फिर अपने बगल की सीट पर पड़ी हुई अपनी फाइल उठा करके उसने अपने हाथ में ले ली। गहरे नीले रंग का प्लेन शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स, पैरों में चमचमाते हुए काले और चमकदार जूते, हाथों में एक महंगी सी घड़ी, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी और आंखों पर काला चश्मा, चौड़े कंधे पर तरासा हुआ सीना, चेहरे पर एक अजीब सी
अकड़ और सख्ती लिए आरव गाड़ी से उतरा और गाड़ी को लॉक करके लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ अंदर जाने लगा। कंपनी के गेट पर खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड भी आरव को और उसकी पर्सनालिटी को देख करके सलामी ठोकने से खुद को नहीं रोक पाया, लेकिन आरव ने पलट करके उसे जवाब भी देना जरूरी नहीं समझा और सीधा रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शन पर एक खूबसूरत सी लड़की मेकअप पोत करके बैठी हुई थी। आरव ने उसे देखा और बोला, एक्सक्यूज मी, आई एम आरव फ्रॉम यूनिक प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, आई हैव अपॉइंटमेंट विथ मिस्टर नितिन शुक्ला। लड़की ने नजर उठा करके आरव को देखा और एक पल के तक उसे अपलक देखने लगी। आरव के ओंठों पर एक खुंदक भरी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और चेहरा तनने लगा। एक्सक्यूज मी मैम, मेरे चेहरे का पोस्टमार्टम बाद में कर लेना, थोड़ा काम कर लो, आरव ने बेरुखी से और सख्ती से कहा और एक बार फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आई एम सॉरी, मैं अभी सर से बात करती हूँ। आरव की ऐसी खरी बात सुन करके वह लड़की सकपका गई और उसने तुरंत ही अपने सामने पड़े इंटरकॉम एक नंबर मिलाया। सर, कोई आरव आपसे मिलने आए हैं, कह रहे हैं उनका आपके साथ अपॉइंटमेंट है, लड़की ने पूछा। उसने 1 मिनट का पाज लिया और फिर बोली, ओके सर, मैं बोल देती हूँ। आई एम सॉरी सर, सर थोड़ा बिजी हैं, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी मंगवाती हूँ, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए प्रोफेशनल तरीके से कहा। जी थैंक यू, कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट लाइक कॉफ़ी, आरव ने सपाट स्वर में कहा और जा करके सामने सोफे पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। वह अपने हाथ में पकड़ी फाइल खोल करके देखने लगा और पढ़ने लगा। वह बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र भी मारता जा रहा था। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट ने आरव को अंदर भेजा। आरव अपनी फाइलें संभाले अंदर चला गया। अंदर जाते हुए पीछे से उसे अपनी पीठ पर उस रिसेप्शनिस्ट लड़की की नज़रें महसूस हो रही थी, लेकिन उसने पलट करके देखना भी जरूरी नहीं समझा। आरव मैनेजर के केबिन में पहुंचा। बड़ा सा केबिन और बड़ी सी टेबल के पीछे नितिन बैठा हुआ था। उसकी उम्र करीब करीब आरव जितनी या आरव से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। उसके सामने उसकी ही कंपनी का एक लैपटॉप और कई सारी फाइल पड़ी हुई थी। आओ आओ आरव, तुम्हारे भैया को मेरे पास फ़ोन आ गया था, सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा यार, नितिन ने दोस्ताना लहजे में कहा, जैसे वह आरव को पहले से जानता हो। हालांकि आरव उससे पहली बार मिल रहा था। कोई बात नहीं सर, आरव जब से यहाँ आया था शायद पहली बार मुस्कुराया था। आओ बैठो, क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी, नितिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जो आपको पसंद हो वही मंगा लीजिए। आरव ने नितिन को दोस्ताना रवैये देखा तो धीरे धीरे उसकी भी झिझक खुलने लगी। यार पसंद की बात मत करो, पसंद की बात करोगे तो मुझे तो दोनों ही नहीं पसंद हैं, फिर कुछ और मंगाना पड़ जाएगा, नितिन ने हंसते हुए कहा। आरव भी नितिन की बातों का मतलब समझ करके हंसने लगा। नितिन ने अपने टेबल पर पड़े हुए बेल को दबाया। थोड़ी देर बाद एक ऑफिस बॉय अंदर आया। यस सर, उसने हल्का सा गेट खोल करके पूछा। अरे 2 कप कॉफ़ी लाओ और शुभम जी को और मल्होत्रा साहब को भी मेरे पास भेजो, नितिन ने कहा। जी सर, कह करके वह लड़का चला गया। थोड़ी देर बाद 2 लोग केबिन में और आ गए। यस सर, उनमें से एक ने पूछा। जो और कोई नहीं, मल्होत्रा साहब ही थे। मल्होत्रा साहब, इनसे मिलिए, ये हैं आरव, हमारी कंपनी का जो एडवर्टाइजर कैंपेन चलने वाला है उसी के लिए आज ये कुछ प्रेजेंटेशन ले करके आए हैं। आप सब उसे देखो और उसकी कमियां और खूबियों को देखो। क्या यह जो डिजाइन इन्होंने बनाया है वो ठीक है या कुछ और चेंजिंग कर सकते हैं, नितिन ने पूछा। जी जरूर, मल्होत्रा साहब बोले। आरव कहाँ है वो, प्रेजेंटेशन निकालो और दिखाओ, नितिन ने आरव की तरफ घूम करके कहा। आरव ने पेन ड्राइव निकाल करके नितिन को पकड़ा दिया। नितिन ने उसे अपने लैपटॉप में लगाया और फिर सामने दीवार पर लगी हुई बड़ी सी स्क्रीन पर कर दिया और सारी लाइट बंद कर दी। अचानक से जैसे उसे कुछ याद आया हो। अरे 1 मिनट, वो अभी नई नई डिजाइनर स्क्रिप्ट किया है, उसे भी बुला लो।
जरा हम भी तो देखें कि वो इतने बड़े कंपनी में काम करने लायक है या फिर उसे हमारे एचआर वालों ने सिर्फ उसकी खूबसूरती देख करके ही उसे हायर कर लिया है। नितिन के आंखों में एक चमक आ गई और उसने हंसते हुए कहा, शुभम तुम जाओ और जा करके उसे बुला करके लाओ। नितिन ने अगला आदेश शुभम को दिया। जी सर। शुभम उठा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वापस लौटा तो उसके साथ एक लड़की थी। लड़की शांति से चलती हुई आरव के बगल से गुजर गई। आरव ने ऐसे ही उस लड़की के ऊपर निगाह डाली और उछल गया जैसे एक साथ सैकड़ों बिच्छुओं ने उसे डंक मार दिया हो। वो लड़की और कोई नहीं भूमिका थी, यानी भूमि थी। भूमिका ने यह इस तरह से मिलने की उम्मीद आरव को बिल्कुल भी नहीं थी, ना ही उसे दूर दूर तक अंदेशा था। और अब अचानक इतने दिनों बाद आरव ने भूमिका को देखा, उसकी तो जैसे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। लेकिन भूमिका ने आरव पर ध्यान नहीं दिया, वह तो सीधा नितिन से ही मुखातिब थी। भूमिका, ये जो प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर चलने जा रहे हैं इसे ध्यान से देखो और अगर कुछ कमी मिलती है तो बताओ। तुम भी डिजाइनर हो, अगर इसके डिजाइन में तुम्हें कुछ प्रॉब्लम लगता हो तो उसे बताओ, या कोई सलाह कोई सुझाव हो तो तुम्हें लगता है बताना, ये तुम्हारा टेस्ट है ऐसा समझना। नितिन ने भूमिका से कहा। सर मैं पूरी कोशिश करूंगी, भूमिका ने कहा। ओके, तुम एक काम करो, एक कुर्सी खींच लो और कागज और पेन लेकर के मेरे बगल आ जाओ और बैठो। यहाँ से स्क्रीन सीधा और साफ दिखेगा, नितिन ने कहा। नितिन के इस तरह कहने पर भूमिका हल्के से कसमसाई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी परेशानी नुमा हुई, लेकिन फिर न जाने क्या सोच करके उसने कुर्सी खींच ली और बैठ गई। शुभम ने एक बार फिर से सारी लाइटें बंद की और फिर नितिन ने प्रेजेंटेशन प्ले कर दिया। आरव का पूरा दिमाग हिला हुआ था, उसका दिमाग घूम गया। एक तो पहले ही वह भूमिका को यहाँ देख करके हैरान परेशान था, फिर नितिन की हरकतों से लग रहा था कि वो भूमिका के साथ ठीक नहीं है। उसका भूमिका के लिए ऐसा रवैया और इरादे, उसे एक पल भी नहीं लगा कि वो नितिन भूमि को अपने पास बैठने का असली मकसद क्या है न जान पाता। और यही बात आरव को परेशान करने के लिए काफी थी। नितिन के लिए उसके दिल में एक गुस्सा भर गया। लाइट बंद होते ही नितिन ने अपनी कुर्सी भूमिका के और पास सरका ली और बिल्कुल पास आ करके फुसफुसा करके बोला, ध्यान से देखना भूमिका, और अगर कोई कमी लगे तो नोट करती जाना और बिल्कुल भी मत घबराना, मैं हूं ना, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कह करके नितिन ने भूमिका के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। भूमिका के पूरे बदन में तो जैसे आग लग गई। नितिन की इस हरकत पर उसने खा जाने वाली नजरों से नितिन को घूरा और अपना हाथ गुस्से से हटा लिया। नितिन झेंप गया, सामने स्क्रीन पर देखने लगा। आरव की आंखों में नितिन की हरकत खटकने लगी और उसने भूमिका को नितिन को गुस्से से घूरते भी देखा। इसी वजह से स्क्रीन पर चल रहे प्रेजेंटेशन की तरफ उसका ध्यान कम लग रहा था और बार बार वह पीछे मुड़ करके देख रहा था। एक तो भूमिका ने आरव को इतने दिनों से देखा नहीं और उस पर एंग्री यंग मैन लुक, हल्की दाढ़ी और मस्कुलर मैन। भूमिका अब तक ना पहचान पाई कि ये जो सामने बैठा है ये आरव है। और लाइट बंद होने की वजह से केबिन में काफी अंधेरा भी था और साथ ही साथ उसका दिमाग तो आधा प्रेजेंटेशन में था और आधा नितिन की हरकतों से खुद को सुरक्षित करने में। उसे कहाँ वक्त था कि वो आरव पर ध्यान दे पाए। आरव बार बार देखता कि भूमिका के चेहरे पर एक परेशानी थी और आंखों में हल्का सा गुस्सा। वो बार बार अपने कुर्सी को हिला रही थी जिससे पता चल रहा था कि वो कंफर्टेबल नहीं थी और बार बार उसके हिलने से कुर्सी की काफी हल्की आवाज आरव के कानों से नहीं छुप पाई, क्योंकि आरव अपने प्रेजेंट किए गए प्रेजेंटेशन की तरफ कम और भूमिका की तरफ ज्यादा ध्यान लगा करके जो बैठा था। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो नितिन भूमि से थोड़ा दूर हो गया और बोला, शुभम लाइट जलाना। लाइट जलते ही आरव ने भूमि का चेहरा देखा। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी, मानो बेहद तकलीफ में हो और चेहरे पर एक गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। उसका बस चलता तो वह यहाँ से कब से उठ करके भाग जाती। आरव ने भूमि का उदास और बेबस चेहरा देखा तो उसकी मुट्ठियां तन गई। भूमि की आंखों में भर आए पानी को देख करके एक ही सेकंड में उसे समझने में आ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके चेहरे पर एक गुस्सा और तनाव क्यों है। आरव को रक्त
उसकी धमनियों में जोर से दौड़ने लगा और चेहरे पर एक गुस्सा और नफरत सी फैल गई। कैसा लगा आप सबको? नितिन ने सबसे पूछा और फिर भूमिका की तरफ देख करके पूछा, भूमिका तुम्हें कैसा लगा? ठीक है सर, भूमिका ने बड़ी मुश्किल से आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज़ में एक दर्द था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ गहरे कुएं से आई हो। अच्छा तुम जाओ अपना काम करो, पॉइंट नोट किया है ना? बाद में इस मैटर पर डिस्कशन करने के लिए मैं तुम्हें बुला लूंगा, नितिन ने कहा और भूमिका को वापस भेज दिया। भूमिका उठी और बिना कुछ कहे सुने, बिना किसी की तरफ देखे बाहर निकल गई। उसकी आंखें भरी हुई थी जैसे वह बहुत ही तकलीफ से गुजरी हो। आरव के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। भूमिका का बेबस और लाचार आंसुओं से भरा चेहरा देख करके उसकी सारी नफरत, उसका सारा गुस्सा जैसे धरा का धरा रह गया। उसका दिल कर रहा था कि अभी जाकर के नितिन को पकड़ ले और बुरी तरह से मारना शुरू कर दे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने अपनी भावनाएं रोक रखी थी। कहिए मल्होत्रा साहब, कैसे लगी प्रेजेंटेशन? एक बात तो है आरव, आपके कंपनी की डिजाइन बेस्ट होती है। याद है जब मैंने प्रगति मैदान में एग्जीबिशन किया था तब आपकी ही कंपनी से सारे फ्लैक्स छप करके आए थे और बड़ी तारीफ हुई थी। इसी वजह से मैंने तुम्हारी कंपनी से 1 साल का कॉन्ट्रैक्शन साइन करने का सोचा है। मल्होत्रा साहब क्या कहते हो, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट आरव की कंपनी को देना चाहिए? आपको डिजाइन पसंद आई कि नहीं? सर डिजाइन तो वाकई लाजवाब है। अब आपने इन्हें सेलेक्ट किया है तो कुछ सोच समझ करके किया होगा। ऐसे ही आपकी काबिलियत कंपनी ने नहीं देखा है। आप उस काबिल हैं, इसीलिए इस ओहदे पर हैं, वो भी इतने कम उम्र में। मल्होत्रा ने नितिन को चमकाया। नितिन अपनी तारीफ सुन करके बाग बाग हो गया और हंसने लगा। अच्छा आरव, क्या प्राइज कोड किया है? तुमने मुझे पेपर दिखाओ, नितिन ने आरव से कहा। आरव ने अपनी फाइल से डॉक्यूमेंट्स निकाल करके बिना कुछ कहे नितिन की तरफ बढ़ा दिया। नितिन ध्यान से देखने लगा और फिर वापस से उसने प्रेजेंटेशन चलाया और पेपर और डिजाइन को गौर से देख करके कुछ लिखने लगा। थोड़ी देर बाद नितिन जब सब डिजाइन देख करके फारिग हुआ तो बोला, ओके मल्होत्रा साहब, आप जाओ अपना काम करो, मैं आपसे मिलता हूँ शाम को, एक मीटिंग रख लो, तब तक मैं इनमें से बेस्ट डिजाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके सर, ये ठीक है, सब देख लेंगे, मल्होत्रा ने कहा और उठ करके खड़ा हुआ। शुभम ऑफिस बॉय को बोल दो कि 2 मिनट बाद एक कॉफी और लेकर के भेजो। ओके सर। हाँ तो आरव साहब, प्रदीप जी कहाँ हैं यार? ये तो हमारा वाला रेट है ही नहीं, ये तो काफी कॉस्टली पड़ रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा? हम तुम्हें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, रेट तो ठीक लगाओ यार। अगर कंपनी को 4 पैसे नहीं बचा करके दूंगा तो वो मुझे लात मार करके बाहर कर देगी, नितिन ने कहा। नितिन जी आप जानते हैं हम क्वालिटी में बिल्कुल भी समझौता नहीं करते हैं और उसी हिसाब का हमारा रेट होता है। अगर आप रेट कम करवाने की बात करेंगे तो फिर आपको थोड़ा क्वालिटीज का मैनेज करना पड़ेगा, आरव ने सीधा और सपाट कहा। अरे यार ऐसे कैसे? तुम्हें पता है बहुत सारे लोग मेरी खुशामद कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए, लेकिन मैंने खुद प्रदीप जी को कॉन्ट्रैक्ट कोटेशन मेल करने के लिए फोन करके बोला। हमारे उनके साथ अच्छे संबंध हैं, काम में कम उसका तो लिहाज करो, देख लो जो बेस्ट हो वो कर दो, जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दे दूं, नितिन बोला। नितिन जी पापा ने मुझसे बोला था आपको प्रेजेंटेशन दिखा दूं और ये फाइनल रेट लिस्ट आपको दे दूं, बाकी मैं पापा को और भैया को आपके पास भेज दूंगा, आप उनसे फाइनल कर लेना। आरव नितिन से फूंका बैठा था, उसने सख्त और तल्ख लहजे में कहा। नितिन ने आरव के चेहरे की तरफ देखा लेकिन उसने कोई भी भाव नजर नहीं आया। क्या बात है, हमसे आप नाराज से लग रहे हैं? नितिन ने आरव के लहजे की तलखी भांप लिया और बोला, मैं क्यों नाराज हूँगा सर, आपने मेरा क्या बिगाड़ा? जिसका बिगाड़ रहे हैं या जिसका बिगाड़ चुके हैं वो आपसे नाराज होंगे, आरव बोला। मतलब? नितिन ने कुछ ना समझते हुए चौंक करके कहा, मेरा मतलब यह है कि जिस पद पर आप हैं आपकी एक रेपुटेशन है, आपकी एक इमेज है, आपका एक वजूद है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी एक लापरवाही आपके करियर को खत्म कर दे। जिस रास्ते पर आपने कदम रखा है वो बर्बादी की तरफ जाता है। आप मेरे हम उम्र हैं, दोस्त से लगे, इसीलिए मेरी आपको सलाह है
कि अपने आप को थोड़ा सा संभालिए वरना किसी दिन आप मुसीबत में फंस सकते हैं। ओह अच्छा अच्छा, अब समझा, आप उस लड़की की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आपने देखा कुछ, तभी तो कहो अचानक से आपके मिजाज क्यों बदल से गए। नितिन मुस्कुराते हुए बेशर्मी से बोला। उसके आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। दरअसल बात यह है आरव, ये लड़की अभी नई नई आई है, हमारे कंपनी में डिजाइनर है। कहाँ करूं यार, ये इतनी तीखी मिर्च की दिल मानता ही नहीं है। अब अभी जवान हूँ, दिल में कुछ अरमान है तो कब निकालूंगा। तुम भी तो मेरी ही उम्र के हो, तुम बताओ ऐसे ऐसे पीस को देख करके बर्दाश्त होता है क्या। नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन नितिन, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना ठीक है क्या पता वो कौन सी मुसीबत में ये जॉब कर रही है। आरव ने टूटे हुए लहजे से कहा। मैंने कहा फायदा उठाया, मैंने कहा फायदा उठाया, तुम्हें पता नहीं है, ये खुद ही चाहती है कि कोई इनका फायदा उठाए। देखा नहीं एक बार बोला बगल बैठने को, कैसे सट करके बैठ गई। ये आजकल की लड़कियां हमसे तुमसे ज्यादा तेज हैं आरव बाबू। वो अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझती हैं और उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी जीती हैं। तुम ही बताओ, आग और पेट्रोल अगर अगल बगल रखा होगा तो आग लगेगा ना, आखिर कब तक बचेगा। नितिन ने अपने आप को डिफेंड किया। खैर छोड़ो, रेड को पापा से बात करके मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम आते रहना फिर। यार तुमसे मिल करके अच्छा लगा। वैसे तुम बड़े शरीफ हो, थोड़े बदमाश हो जाओ वरना ये दुनिया शरीफों को जीने नहीं देती है। नितिन ने उठते हुए आरव को सलाह दिया। आरव का दिल किया कि नितिन की नाक पर जोर का मुक्का मारे और उसकी नाक तोड़ दे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने अपने दिल में उठ रहे तूफान को काबू में किया और उठ करके सीधा बाहर निकल गया। आरव वहां से निकला, उसका पूरा दिमाग घूमा हुआ था। गुस्से से और पीड़ा से उसका दिमाग फटा जा रहा था। भूमिका की बेबसी और लाचारी से उसका दिल बहुत ज्यादा परेशान था। उसका चेहरा गुस्से से धधक रहा था और चेहरे की नसें तन गई थी। नितिन की बातें सुन करके और भूमिका के साथ की गई हरकत से वह बुरी तरह से भन्नाया हुआ था। उसके इरादे भूमिका के लिए ठीक नहीं थे और भूमिका वहां पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी और यही बात आरव को परेशान करने के लिए काफ़ी थी। वह तेजी से निकल करके अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और फिर बहुत तेजी से अपनी गाड़ी को चलाता हुआ निकला। रास्ते भर उसका दिमाग भूमि में उलझा हुआ था और वह भूमि की सुरक्षा के लिए भी चिंतित था। वह अपने घर पहुंचा और बिना किसी से बात किए सीधा अपने कमरे में चला गया। आरव के पापा और भैया दोनों अभी नहीं आए थे। आरव की मम्मी ने आरव की यह हालत देखी तो घबरा गई। आरव का गुस्सा से तना हुआ चेहरा देख करके आरव की मम्मी घबरा गई और उन्होंने शालिनी को आवाज दी। शालिनी, शालिनी। जी मम्मी। शालिनी निकल करके बाहर आई। शालिनी, अभी अभी आरव आया है, लेकिन न जाने क्यों वह बहुत गुस्से में लग रहा है और तो और बिना किसी से बात किए कमरे में चला गया। जरा जा करके देखो क्या बात है, कहीं किसी से लड़ाई करके तो नहीं आया है। आरव की मम्मी ने घबरा करके कहा। आप चिंता मत करो, मैं अभी जा करके देखती हूँ। शालिनी भाभी भी मम्मी की बात सुन करके आरव के लिए चिंतित हो गई और बोली। उनके भी मन में आरव के परेशान होने की वजह जानने की ललक पैदा हो गई थी। वह जल्दी से आरव के कमरे के पास पहुंची। आरव के कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था और कमरे में कुछ टूटने की आवाज आ रही थी। शालिनी भाभी ने दरवाजा खटखटाया और आरव को आवाज लगाई। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। आरव भैया, आरव भैया। शालिनी भाभी ने बार बार आरव को पुकारा। कौन है? आरव ने चीख करके कहा। एक पल को शालिनी भाभी सकपका गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्यार से पूछा। आरव भैया, दरवाजा खोलो, मैं हूँ भाभी। शालिनी को लगा कि जरूर कोई बात है। भाभी आप जाओ, मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता, आरव ने गुस्से से कहा। नहीं, आप पहले दरवाजा खोलो, मैं आपसे अभी बात करना चाहती हूँ। भाभी जी आरव के लिए चिंतित थी। वह आरव के इस तरह से चिल्ला करके गुस्से से बोलने पर थोड़ा सा घबरा भी गई थी। भाभी प्लीज, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, प्लीज आप चली जाएं, आरव ने कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप दरवाजा खोलिए, मुझे अभी आपको देखना है, शालिनी भाभी ने जिद किया। आरव बार बार दरवाजा न खोलने के लिए कहता, लेकिन भाभी मानो जिद पर अड़ी थी। वो आरव के लिए वाकई में परेशान हो रही थी। आरव भैया,
अगर आप मुझसे जरा भी प्यार करते हैं, अगर आप अपने भैया को मानते हैं तो आप दरवाजा खोल करके मुझसे अभी बात करेंगे। आपको मेरी कसम है, अगर आपने तुरंत ही दरवाजा नहीं खोला तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। भाभी जी ने इमोशनली ब्लैकमेल किया और रुआसी हो करके बोली। आखिरकार भाभी के जिद के आगे आरव को हार माननी पड़ी और आरव ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही भाभी अंदर घुस गई और वहां का नजारा देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आरव ने पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया था। सारे फूलदान जमीन पर बिखरे पड़े थे, सेंटर टेबल का कांच टूटा हुआ था और फोटो फ्रेम के सारे सींचे टूट चुके थे। ऐसा लग रहा था कि आरव ने पूरे कमरे में जम करके उत्पात मचाया है। शालिनी भाभी ने हैरान हो करके कभी तो पूरे कमरे को, कभी आरव के चेहरे की तरफ देख रही थी। आरव का चेहरा गुस्से और तकलीफ से भरा पड़ा था। ये सब क्या है आरव, क्यों किया आपने ऐसा? शालिनी भाभी ने हैरानी से पूछा। भाभी प्लीज, अभी मैं आपसे बात करने के कंडीशन में नहीं हूँ, मेरा दिमाग गुस्से से फटा जा रहा है, आप जाएं यहाँ से, आरव ने कहा। नहीं, पहले आप बताएं कि हुआ क्या है, आप क्यों इतने परेशान हैं, क्यों इतने गुस्से में हैं और पूरे कमरे का यह हाल आपने क्यों बना दिया? शालिनी भाभी ने पूछा। भाभी प्लीज, अभी मेरा होश ठिकाने नहीं है, कहीं ऐसा ना हो मैं आपसे भी कोई बदतमीजी कर दूं, आप जाएं यहाँ से। आरव ने भाभी के हाथों को पकड़ करके उन्हें बाहर की तरफ हल्का सा धकेला। अचानक से शालिनी भाभी की नजर आरव के हाथ पर पड़ी। उन्होंने आरव के हाथ देखे तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। आरव का पूरा हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गया था और उसके हाथों से खून निकल रहा था। अरे आरव, ये क्या है, इतनी चोट कैसे लग गई? आरव के हाथों से खून निकलता देख करके भाभी डर गई और घबराते हुए बोली। मैं ठीक हूं भाभी, आप जाओ, आरव ने रुआसा हो करके कहा। चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, इतनी चोट लगी है और कह रहे हो ठीक हूं। शालिनी भाभी ने गुस्से से आरव को डांटा। आप यहां बैठो चुपचाप, अब एक भी शब्द नहीं बोलना। शालिनी भाभी आरव के हाथ से खून निकलता देख करके गुस्से से बोली थी। आरव चुपचाप सिर झुकाए बैठ गया। शालिनी भाभी भाग करके गई और फर्स्ट एड बॉक्स ले आई और फिर उन्होंने पूरे हाथों को साफ करके उस पर बैंडेज लगाया। आरव के हाथ में कांच चुभ गया था और इसी वजह से उसका हाथ इस तरह से फट गया था। आरव सिर झुकाए उदास चुपचाप बिना कुछ बोले सब करवाता रहा। इतनी चोट कैसे लग गई, कांच क्यों चुभा मुझे बताओ, शालिनी भाभी ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, आरव ने सिर झुका करके कहा। आरव सच सच बताओ, नहीं तो मार दूंगी एक थप्पड़ आपको मैं, भाभी ने गुस्से से चिल्ला करके कहा। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाए बैठा रहा और अपने जख्मी हाथों को घूरता रहा। आरव, आप कहते थे मैं आपकी दोस्त हूं, तो आप मुझसे तो बता ही सकते हो क्या हुआ है, किस बात का गुस्सा आपने यहाँ पर उतारा है? कमरे की हालत देख करके सेंटर टेबल टूटा है, सारे फोटो फ्रेम टूटे हैं और सारे फूलदान भी टूटे हैं, और तो और आपके हाथ में इतना गहरा जख्म है। मम्मी पापा अभी पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? क्यों किया ये सब आपने? किस बात का गुस्सा था, किस बात की तकलीफ थी आपको? आप मुझे बताएं। मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं आपकी भी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉर्ट आउट करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी, ट्रस्ट मी, भाभी ने आरव का हाथ पकड़ करके प्यार से पूछा। आरव ने पहली बार अपना चेहरा उठा करके अपनी भाभी को देखा। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी और ओंठ भी फड़फड़ा रहे थे, मानो अभी कि अभी वह रो देगा। आरव, क्या हुआ आपको, मुझे बताइए, ऐसे परेशान आपको पहले कभी नहीं देखा है। पापा जी ने या तुम्हारे भैया ने कुछ कहा है क्या? शालिनी भाभी आरव का यह हाल देख करके परेशान हो गई और प्यार से बोली। नहीं, आरव ने हल्के से कहा और साथ ही साथ नहीं में ना में अपना सिर हिलाया। तो फिर किसी से झगड़ा हो गया क्या? शालिनी भाभी बोली। नहीं, आरव बोला। तो फिर क्या बात है, भूमि ने फिर से कुछ किया क्या? फिर किसी दूसरी लड़की ने कुछ कहा? शालिनी भाभी के मुंह से अचानक से ही निकल पड़ा। शालिनी भाभी के मुंह से भूमि का नाम सुन करके आरव बुरी तरीके से चौंक गया और शालिनी भाभी को देखने लगा। आपको भूमि के बारे में कैसे पता, आपको किसने बताया? आरव हैरान होकर के बोला। बस पता चल गया, वो सब छोड़ो, अभी आप बताओ कि आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्यों इतने गुस्से में हैं, क्यों इतने परेशान हैं,
क्यों खुद को आपने इतना चोट मार लिया? ऐसा तो तभी होता है जब आपके दिल को बहुत ही ज्यादा तकलीफ और दुख हुआ हो, या फिर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो। शालिनी भाभी बोली। अभी मुझे बताइए, आप भूमिका को कैसे जानती हैं? क्या आप उससे मिली हैं? आरव की सुई अभी भी भूमिका पर अटकी पड़ी हुई थी। मिली तो नहीं हूं, लेकिन जानती हूं। मुझे सब पता है कि भूमिका आपको कैसे मिली और कहाँ मिली, और यह भी जानती हूँ कि उसने आपके साथ क्या किया था। शालिनी भाभी बोली। भाभी, आपको इतनी सारी बातें कैसे पता चल गई? आरव सच में हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका राज शालिनी भाभी को कैसे पता चल गया। उस दिन विवेक और साव्या हमारे घर डिनर के लिए आए थे, तो बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछ लिया, क्योंकि आप तब भी बहुत परेशान थे और मुझे आपकी चिंता हो रही थी। मुझे लगा था कि आपके साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, इसी वजह से आप इतने गुमसुम हो गए हैं। और जब साव्या ने पूरी बातें बताई तो फिर मैं समझ गई कि शालिनी भाभी बोली। पर आज क्या हुआ? क्या फिर आज भूमि ने तुम्हें कुछ कहा क्या? शालिनी ने पूछा। नहीं भाभी, कुछ कहा नहीं, लेकिन इन सब की वजह कहीं ना कहीं भूमि ही है। आरव का दिमाग एक बार फिर से गुस्से से फटने लगा था। आरव, मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? ऐसे गोल मोल बातें मत करो, शालिनी भाभी ने बेचैनी से पूछा। आरव को अब कुछ भी छुपाने से कोई फायदा नजर नहीं आया और उसने सब कुछ सच सच अपनी भाभी को बता दिया। भाभी, मैं सच में उससे बात करना चाहता था, पर बिना सोचे समझे उसने मुझे, और अब वो साला नितिन किस तरह से भूमि को परेशान कर रहा है। भूमि की आंखों में आंसू भरा हुआ था। वो बेहद बेबस और लाचार नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था बेहद तकलीफ से गुजर रही हो। और आप जानती हैं भाभी, भूमि हर वक्त मुस्कुराती रहती थी और हर बात पर अपना मुंह एक तरफ करके बिचकाती रहती थी, लेकिन अब जैसे मुस्कुराना ही भूल गई है। इस तरह भूमि को उदास, लाचार और बेबस देख करके मुझे न जाने क्यों बहुत तकलीफ हो रही है। और इस नितिन के ऊपर गुस्सा आ रहा है, कैसे वो भूमि को परेशान कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि वहीं नितिन को जान से मार दूं। आरव के आंखें एक बार फिर उदास हो गई। बोलते बोलते उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। तो फिर इसमें आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? खामखा आप क्यों परेशान हैं? ये उसकी प्रॉब्लम है। इतना एटीट्यूड है मैडम को कि बिना सोचे समझे उन्होंने आपको थप्पड़ मार दिया। अब क्यों नहीं मार रही हैं? क्या सिर्फ आप पर ही हाथ उठाना जानती थी? शालिनी भाभी ने बनावटी नफरत भरे लहजे से कहा। वो देखना चाहती थी कि आरव के दिल में क्या है, वही तो समझ में नहीं आ रहा। मेरे हल्के से हाथ छू भर जाने से लड़की मुझे थप्पड़ मार सकती है? वो लड़की नितिन जैसे घटिया इंसान की ज्यादती क्यों सह रही है? क्यों नहीं उसने नितिन को रोका? क्यों नहीं उसे भी थप्पड़ मार दिया? आखिर क्यों वो इतना मजबूर है? मुझे लग रहा है जरूर कोई ना कोई बात है जो भूमि इस तरह से लाचार और बेबस है। आरव बोला। आप छोड़िए ना, आप क्यों भूमि के लिए इतना परेशान हैं? जिस लड़की ने आपके साथ इतना बेकार सा व्यवहार किया, उसके लिए अब भी आप सोच रहे हैं? वो उसकी लाइफ है, उसे जो करना है करे। आप अपने आप को उसके लिए क्यों तकलीफ दे रहे हैं? क्या इतना सब होने के बावजूद आप उससे प्यार करते हैं? शालिनी भाभी ने पूछा। नहीं भाभी, मैं कोई प्यार नहीं करता उससे, नफरत करता हूँ उससे, बहुत ज्यादा नफरत। आई हेट हर। पर जाने क्यों मुझे यह सब देख करके बर्दाश्त नहीं हो रहा है और बहुत जोर का गुस्सा आ रहा है। बार बार आंखों के सामने भूमि का बेबस और लाचार चेहरा आ जाता है और उसके आंखों में भरे हुए आंसू देख करके मैं खुद के गुस्से और तकलीफ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है, क्यों मैं उसकी इतनी फिक्र कर रहा हूँ जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आरव तड़प करके बोला। शालिनी भाभी के ओंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई, मानो उन्हें सब पता हो, लेकिन उन्होंने सामने से कहा, आरव, जिस लड़की ने तुम्हें और तुमने उसको अपने जिंदगी से निकाल दिया, उसके लिए खुद को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। जाने
रहने दो, उसके बारे में मत सोचो, जाओ हाथ मुंह धो करके आप नीचे आओ, मैं काफी बना करके लाती हूँ और साथ ही साथ दवाई भी। आप भी ना बिना वजह इतने गुस्से में आ जाते हैं। कितनी बार बोला है आपसे अपने गुस्से को काबू करना सीखो, लेकिन आप ना मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। बताइए क्या मिला आपको इतना गुस्सा करके? खुद को नुकसान भी किया और सारे सामान का भी। इसके पहले पापा जी और भैया आए, मैं आपके कमरे को साफ कर देती हूँ, आप चलिए मेरे साथ नीचे। शालिनी भाभी ने कहा। नहीं भाभी मैं ठीक हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, आरव ने उदास होकर के कहा। मैं कह रही हूँ ना चलिए। अब आप मेरी ही बात नहीं मानेंगे क्या? वो भी उसके लिए जिसने आपकी बात भी नहीं सुनी। क्या मेरी बातों की वजह से उससे भी, क्या मेरी बातों का वजन उससे भी कम है क्या? शालिनी भाभी ने मुंह बना करके कहा। नहीं नहीं, आप अपने आप को उससे कंपेयर मत कीजिए, आप लाखों में एक हैं। और कहाँ वो नकचढ़ी घमंडी लड़की, आरव ने नफरत से कहा। तो फिर चलिए मेरे साथ नीचे अभी के अभी। वैसे भी यहाँ चारों तरफ कांच फैला हुआ है, आपको चुभ सकता है। मैं पहले साफ कर दूं, फिर आप आ जाना। भाभी ने आरव का हाथ पकड़ करके उसे उठाते हुए कहा। भाभी की बात सुन करके आरव उठा और शालिनी भाभी के साथ चल पड़ा। पूरी रात शालिनी ने आरव के बारे में सोचा। आज आरव ने जो किया उसके बाद वह कांप गई थी। फिर आरव की बातों से उसे लगा कि भले ही वह भूमि से नाराज हो, लेकिन अब भी भूमि से प्यार करता है, तभी तो उसके लिए इतना ज़्यादा फिक्रमंद है। वरना और किसी को क्या पड़ी है किसी के भी मामले में टांग अड़ाने से। आखिरकार शालिनी ने कैसे भी करके दोनों को इकट्ठा करने आई, मिलाने का प्लान किया और अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश करने का खुद से वादा किया। वो जानती थी कि आरव बहुत जिद्दी है और सीधी तरह से उनकी भी बात नहीं मानेगा। फिर वह प्रदीप से यह सुन करके तंग आ चुकी थी कि आरव ने आज फला लड़की को भला बुरा कहा और आज फला लड़की को बुरा कहा। शालिनी जान गई थी कि कहीं ना कहीं भूमि की गई हरकत का खामियाजा सभी लड़कियों को भुगतना पड़ रहा। आरव के इस कदर चिड़चिड़ा हो जाने की वजह भी कहीं ना कहीं भूमि की वो हरकत ही थी जो उसने आरव के साथ किया था। इसी उधेड़ बुन में वह रात भर उलझी हुई थी। उसके आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह कोई ना कोई तरीका सोच रही थी जिससे भूमि को आरव के करीब ला करके आरव के दिल में चल रहे नफरत के तूफान को शांत किया जा सके और एक बार फिर से भूमि के लिए प्यार पैदा किया जा सके और भूमि को भी अपनी गलती का एहसास हो। प्रदीप ने रात में कई बार उसकी परेशानी का कारण पूछा, लेकिन शालिनी ने कुछ नहीं बताया। रोज की तरह सब तैयार हो करके ऑफिस की तरफ रवाना हो गए और शालिनी घर में अकेली बच गई। उसने जल्दी जल्दी अपने काम निपटाए और फिर ऑफिस में फोन किया। यस प्लीज, सामने से किसी ऑपरेटर ने फोन उठाया। मैं शालिनी बोल रही हूँ, मुझे मीनल से बात करनी है। अभी इसी वक्त शालिनी ने छूटते ही कहा। जी मैम। शालिनी को ऑफिस में सब जानते थे, इसी वजह से उसने नहीं पूछा क्योंकि हर दीपावली पर वो आती थी। थोड़ी देर बाद मीनल लाइन पर आई। यस मैम। मीनल थोड़ी सी घबराई हुई थी क्योंकि शालिनी का इस तरह से इसके लिए फोन आना उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। मीनल आप मेरे पास आ जाओ अभी और इसी वक्त, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आप आ सकती हैं? शालिनी भाभी ने पूछा। मुझसे काम है? मीनल ने चौंक करके कहा। हाँ आपसे ही काम है, शालिनी ने कहा। लेकिन मैम अभी तो मैं ऑफिस में हूँ। अभी कैसे? मीनल ने लाचारी से कहा। ठीक है, एक काम करो, आप कल आ जाना, कल ऑफिस से लीव ले लेना, शालिनी बोली। लेकिन मैम आरव सर पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? आप शायद नहीं जानती, आरव सर को गुस्सा, वो तुरंत ही गुस्सा करने लगते हैं। वो मुझसे लीव लेने की वजह पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मीनल ने कसमसाते हुए कहा। मीनल कोई भी बहाना बना दो, काम जरूरी है, इसीलिए कैसे भी करके आरव को मनाओ। और एक बात का खास ध्यान रखना, यह बात मेरे और आपके अलावा किसी तीसरे को नहीं पता चलनी चाहिए कि आपको मैंने अपने पास बुलाया है। आप आरव से कोई भी बहाना करके आ जाओ, शालिनी ने कहा। ठीक है मैम, मैं ट्राई करती हूँ, मीनल बोली। अच्छा सुनिए, आप मेरा नंबर लिख लीजिए। अब हम
इस तरह से नहीं अपने मोबाइल पर बात करेंगे। आप मुझे कॉल कर दीजिएगा जिससे आपका नंबर भी मेरे पास आ जाए और मैं डायरेक्ट आपसे बात कर पाऊं, शालिनी भाभी ने कहा। शालिनी ने मीनल को अपना मोबाइल नंबर दे दिया। मीनल अभी तक हैरान परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शालिनी ने अचानक से उसे क्यों बुला रही हैं। दूसरे दिन सबके ऑफिस जाने के बाद शालिनी ने मीनल को फ़ोन किया। मीनल आप आ रही हैं ना? शालिनी ने पूछा। जी मैम, मैं निकल रही हूँ, आ रही हूँ, मीनल ने कहा। करीब करीब 1 घंटे बाद मीनल शालिनी के सामने थी। उसके आंखों में एक बेचैनी और शालिनी को ऐसे अपने पास बुलाने की वजह जानने की उत्सुकता थी। मीनल, तुम्हें ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी लेनी है, शालिनी भाभी ने कहा। लेकिन क्यों मैम? ऐसा क्या काम है जिसके लिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी? आरव सर मुझे नौकरी से निकाल देंगे और जो मेरी बैंड बजाएंगे वो अलग, मीनल ने परेशान होकर के कहा। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम अपनी लीव एप्लीकेशन पापा को देना, आरव को कुछ मत बताना, शालिनी ने कहा। लेकिन छुट्टी लेनी ही क्यों है? किस लिए मैम? मीनल शालिनी की बात सुनकर के बेचैन थी। उसको जल्द से जल्द जान लेने की उत्सुकता थी कि शालिनी करना क्या चाहती हैं। बताती हूँ मीनल, चिंता मत करो, शालिनी भाभी ने शांति से कहा। मीनल चुप हो गई। हालांकि उसकी उत्सुकता और उसकी बेचैनी उसके आंखों से साफ साफ दिख रही थी। मीनल, मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ वो बड़े ध्यान से सुनना और किसी को भी इस बात की खबर भी नहीं लगनी चाहिए। ये सब मैंने करने के लिए कहा है। अगर मेरा काम हो गया तो पूरे महीने की सैलरी मैं तुम्हें अलग से दूंगी। लेकिन करना क्या है मैम? मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगी, मीनल ने घबरा करके कहा। घबराओ मत, मैं तुमसे कोई गलत काम नहीं करवाऊंगी। तुम्हें एक लड़की को मेरे कंपनी के लिए हायर करना है, चाहे जैसे। मुझे हर हाल में वह लड़की मेरी कंपनी में चाहिए, शालिनी ने कहा। कौन लड़की? ऐसी क्या खासियत है उसमें जो आप उसे अपनी कंपनी में लाना चाहती हैं? मीनल ने कहा। मीनल, वो लड़की डिजाइनर है, वो अभी कहीं और काम कर रही है। मैं नहीं जानती कि कहाँ कर रही है, लेकिन तुम्हें उसे कैसे भी करके हमारी कंपनी में लाना है। इसके बदले में मैंने तुमसे जो वादा किया है वो पूरा करूंगी, शालिनी ने कहा। मैम, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बहुत सारी अच्छी डिजाइनर हैं जो अपनी कंपनी में आ सकती हैं, फिर यही लड़की क्यों? क्या कोई खास वजह है? मीनल की शंका का अभी भी समाधान नहीं हुआ। हाँ, खास वजह है मीनल। उसके पापा को पैरालिसिस हो गया है और अचानक से उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो कभी भी बाहर नहीं निकली है, लेकिन मजबूरी में उसे एक जगह जॉब करनी पड़ रही है, लेकिन वो जगह उसके लिए सेफ नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो हमारी कंपनी में आ जाए। उसके आ जाने से तुम्हारा भी वर्कलोड कम हो जाएगा और उस बेचारी का भी भला हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? शालिनी भाभी ने कहा। जी मैम, मैं समझ गई। सच में आप बहुत अच्छी हैं। कहते हैं जब इंसान पैसे वाला हो जाता है तो उसके अंदर पैसे का घमंड आ जाता है, लेकिन आप लोगों को देख करके लगता है अगर इंसान चाहे तो पैसा भी उसके दिल से किसी के साथ हमदर्दी और किसी की ज़रूरत में उसकी मदद करने का जज्बा ख़त्म नहीं हो सकता है। मैं कर दूंगी मैम, मीनल ने खुश हो करके कहा। लेकिन आरव सर वो गुस्सा नहीं करेंगे? आप उनका नहीं जानती, वो एक पल में ही गुस्सा हो जाते हैं। कहीं वो मुझसे नाराज हो गए तो? मुझे उनसे और उनके गुस्से से बहुत डर लगता है, मीनल ने सहम करके कहा। तुम आरव की चिंता मत करो, आरव कितना भी गुस्से वाला क्यों ना हो अपने भैया की बात नहीं काट सकता है। बस तुम उस लड़की को कंपनी में काम करने को राजी कर लो और मेरे पास ले आना। बाकी आगे का प्रोसेस मैं प्रदीप को बोल करके करवा दूंगी, फिर आरव तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, शालिनी भाभी ने कहा। ठीक है मैम, आप मुझे उस लड़की का पता बता दीजिए, वो कहाँ रहती है, बाकी मैं देख लूँगी, मीनल खुश होते हुए बोली। शालिनी ने तुरंत ही विवेक को फ़ोन किया और उससे भूमि के घर का एड्रेस भेजने की रिक्वेस्ट किया। शालिनी ने मीनल का एड्रेस के साथ 5,000 रुपये भी दिए। मीनल ने बहाना करके 15 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया। आरव ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद मीनल को 10 दिन की छुट्टी दे दी। अगले दिन
सुबह ही मीनल रोज की तरह तैयार होकर के शालिनी भाभी के बताए हुए पते पर पहुंच गई और एक किनारे खड़ी होकर के भूमि के घर से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। भूमि अपने घर से निकल करके बस स्टॉप पहुंची और फिर खड़ी होकर के अपने बस का इंतजार करने लगी। मीनल चुपचाप उसके बगल जा करके खड़ी हो गई। वह बार बार भूमि को देख रही थी, लेकिन भूमि थी कि मीनल की तरफ एक बार भी पलट करके नहीं देखा, बस टकटकी बांधे अपने बस का इंतजार कर रही थी। मीनल ने भी जल्दबाजी करना ठीक नहीं समझा, बस उसको आवाज करती रही। थोड़ी देर बाद भूमि की बस आ गई। वह उस बस पर सवार होकर के अपने गंतव्य की ओर जाने लगी। मीनल ने फटाफट एक ऑटो रुकवाया और सावधानी से इस बस के पीछे पीछे चलने के लिए बोली। बस सीधा नोएडा में स्थित अपने फैक्ट्री में पहुंची और फिर अंदर चली गई। मीनल ने ऑटो वाले को वापस चलने के लिए कहा। वह सीधा वापस से अपने घर आ गई। ऐसे ही लगातार 2 दिन तक वह फॉलो करती रही, लेकिन भूमि थी कि उसे मीनल से कोई मतलब ही नहीं था। वह तो अपने सिर को झुकाए नजरें नीचे किए हुए आती और बस में चढ़ जाती, इधर उधर कभी कुछ देखती भी नहीं। आखिरकार मीनल ने तीसरे दिन खुद ही कोई ना कोई बहाना बना करके बात करने की सोचा। तीसरे दिन बस स्टॉप पर भूमि को देखते ही मीनल ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। भूमि भी जबरदस्ती मुस्कुराई। मीनल भूमि के और पास आ गई और बोली, ये जो बस आपको लेने आती है ये कंपनी की तरफ से है या फिर प्राइवेट है? नहीं, ये कंपनी की तरफ से है, अपने कर्मचारियों के लिए ही है, उन्हें लाने ले जाने के लिए, भूमिका ने नॉर्मल लहजे से कहा। मैं रोज देखती हूँ कि आप यहाँ से आती जाती हैं, ये तो बहुत अच्छी कंपनी है जिसमें आप काम करती हैं, मीनल बोली। हाँ, कंपनी तो बड़ी है, भूमि ने फिर छोटा सा जवाब दिया। मीनल बार बार भूमि से जबरदस्ती बात करती और भूमि मीनल का जवाब दे करके चुप हो जाती। आखिरकार भूमि की बस आ गई और उसने बैठ करके निकल गई। अगले दिन फिर वही बस स्टॉप। फिर से एक बार मीनल और भूमि। हाय, मीनल ने मुस्कुराते हुए भूमि का अभिवादन किया। आज आप थोड़ा जल्दी आ गई हैं, अभी आपका बस आने में काफी देर है, मीनल ने मुस्कुरा करके कहा। हाँ, आज काम जल्दी खत्म हो गया तो इसीलिए थोड़ा जल्दी घर से निकल गई, भूमि भी मुस्कुरा करके बोली। आपका नाम क्या है? मीनल ने पूछा। भूमिका मेरा नाम है। भूमिका। और आपका? भूमि ने पूछा। मेरा नाम मीनल है, मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में डिजाइनर हूँ। मीनल ने जानबूझ करके ये डिजाइनर वाली बात बताई। अरे वाह, आप भी डिजाइनर हैं? भूमि खुश हो करके बोली। आप भी मतलब आप भी डिजाइनर हैं क्या? मीनल ने हैरानी से कहा, हालांकि उसे पता था कि भूमि डिजाइनर है। हाँ, मैं भी डिजाइनर हूँ, भूमि बोली। वाट, ये कोइंसिडेंट, बट आपकी कंपनी काफी बड़ी है तो आपका ज्यादा फैसिलिटीज मिलती होगी और सैलरी भी ज्यादा होगी। मेरी कंपनी छोटी है। वैसे क्या पे कर रहे हैं आपको, अगर आप बताना चाहें तो? मीनल ने शराफत से पूछा। 29 बेसिक है। और आपका? भूमिका ने पूछा। अरे 29, इससे बेटर तो मेरा ही है, 31। ये आपकी बड़ी कंपनी है, मैंने सोचा कि आपकी सैलरी ज्यादा होगी, लेकिन ये तो कम दे रहे हैं, मीनल ने चौंक करके कहा। ठीक है, जो भी है, क्या करें? भूमि के चेहरे पर एक फीकी सी हंसी तैर गई। भूमि, अगर कभी तुम्हारे कंपनी में कुछ निकलेगा तो मुझे बता देना, मैं अप्लाई कर दूंगी, मीनल बोली। क्यों? आपकी तो सैलरी ज्यादा है, फिर क्यों आप छोड़ना चाहती हैं? भूमि ने हैरानी से पूछा। अरे यार, वहाँ का बॉस बड़ा खड़ूस है, पता नहीं क्यों लड़कियों को देख करके ही जल भुन जाता है। अगर आपने उसको नजर भर के देख लिया तो भड़क जाता है। मजाल है कोई लड़की उसके आसपास भी फटक जाए। साला एक तो अच्छा खासा हैंडसम है, अब तुम ही बताओ कैसे कोई लड़की ना देखे, लेकिन लड़कियों से उसे एलर्जी है। मुझे तो लगता है किसी ने उसका दिल तोड़ दिया है और उसी का बदला वो हम सबसे वसूल करता है। अगर उसके पास भी खड़ा हो जाओ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे थोड़े ना होता है, मीनल ने अफसोस नाक लहजे में कहा। तो ये तो अच्छी बात है, इसकी वजह से क्या जॉब छोड़ना? भूमि बोली। क्या खाक अच्छी बात है? अरे हम लड़कियां, हमारे भी सीने में दिल है, ऐसे कैसे हमें इग्नोर कर सकता है? बात करना तो दूर, साला कड़ू नजर भर करके देखता भी नहीं है और इतना हैंडसम है कि कंट्रोल भी नहीं होता है, मीनल मुस्कुराते हुए बोली। मीनल, एक बात कहूं,
कहूँ, आज के ज़माने में हर तरफ लड़कियों को जहाँ किसी तरीके से अपने पहलू में लाने की होड़ मची रही हो, वहाँ अगर ऐसा कोई बंदा हो जो लड़कियों से दूर रहता हो, कितनी अच्छी बात है। उसकी कंपनी में लड़कियां कितनी सेफ होंगी ना। ना जाने क्यों भूमि की नजरें झुक गई और आवाज एक उदासी सी आ गई। हाँ सेफ तो है, मजाल नहीं है कोई किसी लड़की के साथ गलत हरकत कर दे। हमारा बॉस 1 मिनट में उसकी खटिया खड़ी कर देता है। और फिर उसके पापा और उसके भाई भी तो दोनों तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। बस इसी का कुछ समझ नहीं आता है, ना जाने किस मिट्टी का बना है। ऐसे लगता है कि लड़कियों से कोई लेना देना ही नहीं है, मीनल ने कहा। मीनल, एक बात कहूँ, ऐसी जगह में जाप मत छोड़ो। दूर के ढोल सुहाने होते हैं। इन बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों का दिल बहुत तंग होता है। वो छोटे छोटे पदों पर काम कर रही लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और सोचते हैं कि जैसा वो चाहेंगे वो वैसा ही करेंगे। और अगर लड़की वैसा करने को राजी नहीं होती है तो फिर उसे मेंटली टार्चर किया जाता है, जिससे वो कमज़ोर पड़ जाती है और टूट जाए और उसकी बात मान ले। भूमि ने उदास हो करके कहा। ये क्या कह रही हो भूमि? मीनल ने भूमि की बात सुन करके हैरानी से कहा। मैं सच कह रही हूँ मीनल, कम से कम तुम सेफ तो हो। तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा करके कोई देखने वाला तो नहीं है। तुम जैसे चाहे कपड़े पहनो, जैसे चाहे देखो, कोई टोकने वाला, कोई घूरने वाला तो नहीं है। आजकल तुम्हारे बॉस जैसा कहीं भी मिलना मुश्किल है, भूमि ने कहा। अरे तुम उसे नहीं जानती हो तभी ऐसा बोल रही हो। अगर इतना ही पसंद आ गया है मेरा बॉस तो मेरे यहाँ जॉब कर लो, फिर समझ में आएगा। 2 दिन भी नहीं टिक पाओगी। Z3, मीनल ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी भूमि की बस आ गई और वह मीनल से बाय बोल करके उस बस में चढ़ गई। मीनल को तेज गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अगले दिन मीनल फिर से अपने वक्त पर पहुंच गई और काफी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन आज भूमि का कुछ अता पता नहीं था। लगातार 5 दिन तक मीनल ने भूमि को फॉलो किया और आज 6ठे दिन भूमि गायब थी। काफी देर इंतजार करने के बाद मीनल वापस अपने घर आ गई। भूमि के ना आने की वजह उसे समझ में नहीं आई थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वह कर भी क्या सकती थी। अगले दिन छुट्टी थी और उसके अगले दिन जब दोनों वापस से बस स्टॉप पर मिली तो मीनल की जान में जान आई। हेलो भूमि, मीनल ने मुस्कुराते हुए कहा। आप परसों नहीं आई, क्यों, कोई खास वजह? मीनल ने पूछा। मन नहीं किया मीनल, भूमि ने उदास हो करके कहा। क्या बात है, आज तुम उदास लग रही हो? सब ठीक तो है ना? कंपनी में कोई लड़ाई हो गई क्या? मीनल को भूमि के चेहरे पर एक उदासी सी छाई हुई दिखी। हाँ सब ठीक है, हाँ सब ठीक मीनल, तुम सुनाओ कैसी चल रही है? भूमि ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। मीनल भूमि के पास आ गई और भूमि का हाथ थाम करके बोली। भूमि, क्या बात है, तुम इतनी उदास हो? तुम इतनी उदास सी क्यों रहती हो? देखो भूमि, तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, मैं एक लड़की हूँ, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कह सकती हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी जितनी हो सकेगी मदद करूंगी। कहते हैं कोई भी दर्द अपने दिल में ले करके घूमो तो वह नासूर बन जाता है, उसे बाहर निकाल देने से दर्द कम हो जाता है। तुम्हें देख करके लगता है कि तुम बहुत भोली और मासूम हो। मुझे बताओ क्या बात है? मीनल से बेहद प्यार से और अपनेपन से पूछा। भूमि पहले तो कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन मीनल के बार बार पूछने पर उसने अपना दिल खोल दिया और सब कुछ बताते बताते उसकी आंखें भर आई। पूरी बात सुनकर के मीनल के दिल में वास्तव में भूमि के लिए हमदर्दी पैदा हो गई और उसने मन ही मन शालिनी भाभी का धन्यवाद दिया, जिन्होंने भूमि को उस नरक से निकालने का जिम्मा उसे दिया था। भूमि, तुम ऐसे जगह काम क्यों कर रही हो? छोड़ दो, कहीं दूसरी जगह कर लो, मीनल ने गंभीरता से बोली। मीनल, हर जगह यही हाल है। कोई भी लड़की अपने घर की दहलीज लांघ करके अगर किसी भी परिस्थिति में बाहर कदम रखती है तो ये सड़ी हुई मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि वो अवेलेबल है। ऐसे लोगों को इस देश में कोई कमी नहीं है। कहाँ तक बचोगी?
इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा बॉस बहुत अच्छा है, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। भूमि उदास हो करके बोली। भूमि, तुम मेरी कंपनी में काम करोगी? मैं मेरे बॉस के बड़े भाई प्रदीप सर से बात करूं? वो बहुत अच्छे हैं और सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। वैसे मेरे बॉस भी अच्छे हैं, कभी फालतू नहीं बोलते हैं। बस जब कोई उनसे चिपकने की कोशिश करता है तो उनका पारा हाई हो जाता है। अगर तुम उनसे दूर रहोगी तो वो फिर कभी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, मीनल ने कहा। भूमि मीनल की तरफ देख रही थी, कुछ नहीं। भूमि, मुझे अपनी बड़ी बहन समझो, ना जाने क्यों तुमसे एक लगाव सा हो गया है। तुम बहुत मासूम हो, कब तक बर्दाश्त करोगी? इसके पहले कुछ देर हो जाए तुम्हें कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम तुरंत जवाब दो, लेकिन अगर तुम वास्तव में वहाँ से निकलना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। सैलरी भी ऑलमोस्ट बराबर है, फिर तुम्हें इतनी दूर जाना पड़ता है, उससे भी बच जाओगी। सोच समझ करके जवाब देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं कल फिर मिलूंगी, मीनल ने कहा और आज पहली बार खुद ऑटो करके चली गई, भूमि को छोड़ करके अकेले सोचने के लिए। भूमि बहुत देर तक मीनल की बातें सोचती रही और फिर उसकी भी बस आ गई और वो भी चली गई। अगले दिन भूमि वक्त से काफी पहले आ गई और बेसब्री से बस स्टॉप पर मीनल का इंतजार करने लगी। वह रात भर उसने मीनल के प्रपोजल के बारे में सोचती रही और फिर आखिरकार उसने उसे हाँ करने का फैसला कर लिया था। मीनल अपने वक्त पर बस स्टॉप पर आ गई। आते ही उसने मुस्कुरा करके भूमि का स्वागत किया और बोली, अरे आज तो आप जल्दी आ गई हैं, मैं ही लेट हो गई। भूमि ने मीनल को देखा और बोली, हाँ आज मैं तुमसे ही मिलने के लिए जल्दी आई हूँ। तुमने मुझे कल जो कहा है उसी के सिलसिले में बात करना था, भूमि बोली। अच्छा हाँ, तो फिर बताओ क्या फैसला किया तुमने? मीनल ने गंभीरता से पूछा। मीनल, मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है, तुम मेरे लिए अपनी कंपनी में बात करो प्लीज, अब मेरे से ये सब बर्दाश्त नहीं होता है, भूमिका ने बेचैनी से कहा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो मेरे साथ। मीनल खुश हो गई, उसका मकसद पूरा हो गया था। कहाँ पर? भूमि ने घबरा करके पूछा। अरे चलो तो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, मीनल ने मुस्कुराते हुए भूमिका को तसल्ली दी। मुझे तुम पर भरोसा है मीनल, भूमि ने झेंपते हुए कहा। मीनल ने एक ऑटो रुकवाया और भूमि को लेकर के सीधा आरव के घर पहुंची। ये किसका घर है मीनल? भूमि ने एक बार फिर घबराते हुए पूछा। ये बॉस का घर है, प्रदीप सर की वाइफ शालिनी मैम बहुत अच्छी हैं, वो अगर हाँ कर देंगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें उन्हीं से मिलवाने लाई हूँ। मीनल के घर का बेल बजाया और फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। अरे मीनल, तुम यहाँ क्या बात है? और ये कौन है? शालिनी भाभी ने पूछा। नमस्ते मैम, मीनल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैम ये भूमिका है, मीनल बोली। भूमिका का नाम सुन करके शालिनी चौंक गई। वो समझ गई कि मीनल ने अपना काम कर दिया है। वह तुरंत दरवाजे से हट गई और बोली, आओ अंदर आओ, आराम से बैठ करके बातें करते हैं। और फिर दोनों को लेकर के अंदर ड्राइंग रूम में पहुंची। बड़ा सा ड्राइंग रूम देख करके भूमि थोड़ी सकुचा रही थी, लेकिन मीनल का हाथ पकड़ रखा था जिससे उसे हौसला मिल रहा था। शालिनी भाभी ने मीनल को और फिर भूमि को बैठने के लिए कहा और फिर घर की काम वाली को पानी लाने का आर्डर दिया। हाँ मीनल, अब बोलो क्या कहना चाहती हो? शालिनी भाभी के होंठों पर एक विजयी मुस्कान थी। मैम ये भूमिका है, मेरी दोस्त हैं, ये भी डिजाइनर हैं, थोड़ी परेशान हैं, मैं इन्हें लेकर के आपके पास आई हूँ, आप प्लीज इनकी हेल्प कर दीजिए, मीनल ने कहा। मैं क्या कर सकती हूँ? शालिनी भाभी बोली। मैम अगर आप इन्हें सर से रिकमेंड करके अपने यहाँ रखवा दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। इनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, ये आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगी। सच कहूँ तो अपने कंपनी में कम से कम 2 डिजाइनर की ज़रूरत है। अगर आप इन्हें भी रख लेंगी तो मेरा काम भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ता है और कंपनी को भी इनसे फ़ायदा होगा। प्लीज़ मैम इतना फेवर कर दीजिए। मीनल ने शानदार एक्टिंग की। शालिनी भी मन ही मन मीनल की एक्टिंग से खुश हो गई। मीनल अगर तुम इन्हें मेरे पास लाई हो तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी, तुम चिंता मत करो। भूमि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं प्रदीप से बोल दूंगी, शालिनी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू सो मच
थैंक यू। भूमि खुश हो गई, उसके आंखों में आंसू भर आए। शालिनी के व्यवहार ने सच में उसका दिल जीत लिया। अरे भूमि, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी और अपनी मेहनत से और अपने काबिलियत से सबका दिल जीत लोगी। शालिनी भाभी ने लपक करके भूमिका का हाथ थाम लिया और उसके सिर पर अपना हाथ फिराने लगी। भूमिका के होंठों पर एक बारीकी सी मुस्कुराहट खिल गई। मीनल और भूमि दोनों शालिनी के घर से बाहर निकलने देखा। मैंने बोला था ना कि मैम बहुत अच्छी हैं, जो जरूर हमारी हेल्प करेंगी। मैम बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत हम्बल हैं, मीनल ने चहकते हुए कहा। हाँ सही कहा था मीनल, भूमि मुस्कुराते हुए बोली। अनायास ही उसके चेहरे पर ये मुस्कुराहट आ गई थी। भूमि आज बहुत खुश थी, उसके चेहरे से लग रहा था आज वह खुल करके मुस्कुराई थी। उसके अंदर जैसे उसका टूटा हुआ उसका कॉन्फिडेंस फिर से बिल्डअप हो गया था। थैंक यू मीनल, तुम नहीं जानती हो तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं उस कंपनी में घुट घुट करके रह गई थी, ऐसा समझ लो। और अगर जॉब छोड़ देती तो मेरे पापा का इलाज कैसे होता और मेरे घर का खर्चा कैसे चलता। इसलिए मुझे मजबूरी में वो जॉब करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो ठीक ठाक पे कर रहे थे। भूमि की आंखों में मीनल के लिए आभार भरा हुआ था। अरे पागल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी दोस्त हो। मैंने तुम्हें ऐसे ही दोस्त नहीं बोला है, दोस्त माना भी है। बस अब तो तुम जल्दी से ज्वाइन कर लो, फिर हम दोनों साथ में आएंगे जाएंगे। मीनल खुश हो करके बोली। लेकिन एक बात मैं तुमसे क्लियर कर ले रही हूँ, तुम इस बात का ध्यान रखना, उस खड़ूस से दूर रहना, कभी उसके पास जाने की कोशिश मत करना और कभी उसके चेहरे पर तुम्हें क्रश हो जाए तो अपने दिल के उस ख्याल को निकाल करके कहीं दूर ले जा करके एक गहरा गड्ढा खोदना और उसमें दफन कर देना। मीनल भूमिका को वार्निंग देते हुए हंसते हुए कहा। मीनल की बात सुन करके भूमि भी खिलखिला करके हंस पड़ी। तुम चिंता मत करो मीनल, ऐसा वैसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं आता है, तो कभी ऐसी नौबत भी नहीं आएगी, भूमि बोली। अच्छा चलो भूमि, मैं अब निकलती हूँ, आज तुम्हारे चक्कर में मेरी भी छुट्टी हो गई, फिर मिलेंगे, मीनल ने कहा और जाने लगी। मीनल रुकना, भूमिका ने पीछे से आवाज दी। हाँ क्या है भूमिका, मीनल ने पलट करके पूछा। मीनल, अगर तुम्हें ठीक लगे तो आज मेरे साथ चल करके लंच कर लो, भूमि ने सकुचाते हुए याचना भरे लहजे से कहा। अच्छा तो मैडम मुझे लंच करवा करके अपने ऊपर किए गए एहसान का बदला चुकाना चाहती हैं। वाह क्या बात है, तुम तो हिसाब किताब की बड़ी पक्की निकली। भूमि की बात सुन करके मीनल ने गंभीरता से कहा। अरे नहीं नहीं मीनल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी जिससे तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने को मिल जाए। मीनल की बात सुन करके भूमि सकपका गई, उसके चेहरे का रंग अचानक से उड़ गया। भूमि का चेहरा देख करके मीनल हंस पड़ी। अरे तुमने तो सीरियसली ले लिया यार, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सच में ना बहुत मासूम हो। वो क्या है ना कि भूमिका, मैं लंच ले करके आई हुई हूँ, जो आज नहीं फिर किसी दिन। याद रखना मेरा ये लंच तुम पर ड्यू है, जब दिल करेगा ले लूंगी, छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं, मीनल ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके ओके, भूमि मुस्कुरा करके बोली और फिर मीनल अपने रास्ते चली गई। मीनल के जाते ही भूमि ने एक लंबी सी सांस ली, मानो लंबी रेस लगा करके आई हो। फाइनली एक टेंशन तो खत्म हुई, अब पापा की टेंशन है, बस वो जल्दी से ठीक हो जाएं, भूमि ने बुदबुदा करके कहा। साले नितिन, मैं आ रही हूँ तुम्हारी लंका में आग लगाने, तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर मुझे नहीं भूलेगा। भूमि की आंखें गुस्से से जल उठी। अगले दिन भूमि खूब अच्छे से तैयार हो करके अपने ऑफिस गई। वो बस इंतजार कर रही थी कि कब नितिन उसे अपने पास बुलाए। वो जानती थी कि वो कुत्ते की दुम है, सीधा नहीं हो सकती है और उसे देखते ही उसे अपने केबिन में आने के लिए कहेगा। थोड़ी देर बाद जैसा ही उसे पूरी उम्मीद थी, ऑफिस बॉय आया और मुस्कुराते हुए बोला, भूमिका मैडम, आपको नितिन सर ने अपने केबिन में बुलाया है, जल्दी। भूमिका के चेहरे पर एक स्माइल आई और वह उठी और सीधा नितिन के ऑफिस में पहुंची। यस सर, भूमिका ने नितिन के ऑफिस में जाकर के पूछा। नितिन ने नजर उठा करके भूमिका को देखा, इसके आंखें मानो पलकें झपकानी ही भूल गई हो। वह एक टक भूमिका को देखने लगा। ओ माय गॉड, व्हाट ये लुक भूमिका, यू आर लुकिंग किलर टुडे। नितिन मानो हैरानी से अपनी आंखें बंद करना ही भूल गया हो और अपनी आदत से मजबूर हो करके बोला, थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया। भूमिका आज किसी और मूड में थी, इसीलिए उसने मुस्कुराते
करते हुए कहा, भूमिका तुम ऐसे ही रहा करो, मेरा दिल लगा रहेगा। जब ऑफिस में चारों तरफ खूबसूरती बिखरी हो तो दिल लगा रहता है और काम करने का मन लगता है, नितिन ने बेशर्मी से बोला। भूमिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराती रही। हालांकि उसके दिल में नितिन के लिए नफरत बढ़ रही थी। अच्छा ये बताओ, तुम 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आ रही थी? सब ठीक है ना? कहाँ गई थी? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना बेचैन हो जाता हूँ, नितिन ने कहा। भूमिका का दिल किया कि नितिन के नाक पर जोर से पंच करके उसकी नाक तोड़ दे, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया, इसलिए उसने अपने गुस्से को पी लिया और शांति से बोली, सर वो कुछ पर्सनल काम था इसलिए नहीं आ पाई। मैंने फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था अपने सीनियर को। अरे यार तुम मुझे सर मत बोला करो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम मुझे नितिन कहा करो। मैं सबके लिए सर हूँ लेकिन तुम्हारे लिए सर नहीं हूँ क्योंकि तुम स्पेशल हो। वैसे क्या पर्सनल काम था मुझसे बता सकती हो? अब मुझसे क्या शर्माना, नितिन ने बेहयाई से कहा। कुछ सर, भूमिका के ना चाहने के बावजूद उसके चेहरे पर तलखी आ गई। फिर सर? अरे नितिन कहो ना, तुम्हारे मुँह से नितिन सुन करके अच्छा लगेगा। वैसे कितना पर्सनल था? बॉयफ्रेंड के साथ ही? क्या बॉयफ्रेंड तो होंगे ही ना, उसी के साथ घूमने गई थी ना? नितिन ने भूमिका की आंखों में झांकते हुए कहा। नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं इन सब से दूर रहती हूँ। भूमिका को ना चाहते हुए भी गुस्सा आ गया और उसकी आवाज थोड़ी तेज हो गई। अरे तुम तो गुस्सा कर गई, बॉयफ्रेंड तो आम बात है। यहाँ लड़कियां एक टाइम में 3-3 बॉयफ्रेंड रखती हैं, तभी तो सैलरी होगी 20,000 और खर्चा करेंगी 50,000। आखिर वो सब कैसे करती हैं? तुम्हें पता है ना, तुम्हारा मन नहीं करता कभी शॉपिंग, मूवी, एक्सपेंसिव गिफ्ट? तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो आसानी से कोई भी मिल जाएगा, नितिन ने कहा। सर प्लीज, मुझे ये सब नहीं पसंद है, आप बताएं मुझे क्यों बुलाया है आपने? भूमिका ने गुस्से से कहा। भूमिका का पारा हाई होता देख करके नितिन थोड़ा संभल गया और बोला, तुमने एप्लीकेशन नहीं दिया था लीव का? ऑफिस का रूल है, अगर किसी को लीव लेना होता है तो उसे एडवांस में एप्लीकेशन देना होता है, वरना उसकी डबल सैलरी डिटेक्ट होती है। पर कोई बात नहीं, तुम स्पेशल हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं रूल को चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम कोई वैलिड रीजन बता दो। अब बोलो, 2 दिन कहाँ थी? नितिन वापस से उसी पर आ गया जहां उसने छोड़ा था। सर मेरे पापा की तबीयत खराब है, उन्हीं के मेडिसिन के लिए गई थी। भूमिका ने असल बात छुपा ली थी। अरे क्या हुआ तुम्हारे पापा को? नितिन ऐसे चौंका जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। सर उन्हें पैरालिसिस हुआ है। भूमिका ने ना चाहते हुए भी उसे बताना पड़ा। ओह, सुन करके बहुत दुख हुआ। फिर तो बहुत पैसा लग रहा होगा, कैसे मैनेज करती हो? सैलरी से पूरा काम हो जाता है? कैसे होता होगा? नीरज ने अफसोस भरे लहजे से कहा था। मैं कर लेती हूँ सर मैनेज, कोई इशू कहीं है? भूमिका नितिन को असलियत बता करके पछता रही थी। मैं समझ सकता हूँ भूमिका तुम्हारी परेशानी, कहने में झिझक रही हो, लेकिन तुम घबराओ मत, मेरा दिल इतना भी तंग नहीं है। मैं अगले महीने से तुम्हारी सैलरी में 5,000 इम्प्रूवमेंट करवा देता हूँ, और अभी के लिए ये लो मेरी तरफ से कुछ पैसे। कह करके नितिन ने करीब 20,000 रुपए निकाल करके टेबल पर रख दिए। इसे रख लो, काम आएंगे। थैंक यू सर, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। अरे ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है? भूमिका ने कहा। तुम घबराओ मत, इसे तुम रख लो, और ये तुम मुझे वापस मत करना, मुझे पता है ना पैसे लगते हैं। घबराओ मत, अपना समझ करके रख लो। समझ लो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मेरी तरफ से ये पहला गिफ्ट। बदले में मुझे थोड़ा सा वक्त दे देना। तुमसे बात करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, नितिन बोला। भूमिका का चेहरा गुस्से से धड़कने लगा था। वो नितिन की इस मेहरबानी का मतलब खूब अच्छे तरह से समझ रही थी। अचानक से नितिन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उठ करके भूमिका के पास आ गया। भूमिका चुपचाप खड़ी रही, कुछ नहीं कहा। नितिन उसके बिल्कुल पास आ गया और बोला, भूमिका मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें बहुत दूर पहुंचा सकता हूं। तुम जानती हो कि इस कंपनी में मेरा क्या रुतबा है। अगर तुम मेरा साथ दो तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना दूंगा। और आज के ज़माने में पैसा और पोजीशन ही सब कुछ है, तुम्हारे पास दोनों होंगे। इस ऑफिस में हजारों लड़कियां हैं, तुम खुशकिस्मत हो कि मैंने तुम्हें चुना। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। नितिन बिल्कुल भूमि के पास आ गया और उससे सटते हुए बोला, सर आप दूर हो जाएं, सर मुझे डर लगता है, सामने की
शानदार एक्टिंग करते हुए कहा। नितिन भूमिका की यह बात सुन करके खुश हो गया। उसे लगा कि भूमिका तैयार हो गई है। वह लपक करके आया और उसने भूमिका का हाथ पकड़ लिया और बोला, डरने की क्या बात है, किसी को क्या पता चलेगा, और किसी को पता चल भी गया तो किसकी क्या औकात है मेरे खिलाफ बोलने की। नितिन के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। सर प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, भूमिका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। भूमिका, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तो मेरा दिल बेकाबू हो जाता है। तुम जो कहोगी वो सब मैं तुम्हें ला करके दूंगा, बस तुम मेरी बात मान जाओ, कह करके नितिन भूमिका को पकड़ने के लिए लपका, लेकिन भूमिका ने चालाकी से झुक करके अपने आप को बचा लिया और फिर बड़ी सफाई से गिरने के बहाने सीधा टेबल पर पड़ी बेल पर हाथ मार दिया और सीधी हो करके मुस्कुराई, मानो नितिन की खिल्ली उड़ा रही हो। उसको मुस्कुराते देख करके नितिन का हौसला बढ़ गया और उसने सीधा आ करके भूमिका को दबोच लिया। भूमिका जी जान से छूटने की कोशिश करने लगी और फिर तभी दरवाजा खुला। वह बेल जो भूमिका ने जानबूझ करके दबाया था, उससे ऑफिस बॉस को लगा कि नितिन उसे बुला रहा है। ऑफिस बॉय ने अंदर का नजारा देखा तो उसके होश पाकता हो गए। उसने देखा कि भूमिका छूटने की कोशिश कर रही थी और नितिन ने उसे दबोच रखा था। भूमिका ऑफिस बॉय को देख करके बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। भूमिका के इस तरह चिल्लाने से जैसे नितिन को होश आया हो। नितिन ने झट से भूमिका को छोड़ दिया। ऑफिस बॉय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह शॉक में था और उसने अब भी दरवाजे को वैसे ही खोल रखा था और भूमिका के चिल्लाने से और लोग दौड़ के नितिन के केबिन के सामने इकट्ठा हो गए। भूमिका जैसे ही नितिन के चंगुल से छूटी, उसने घूम करके सबके सामने नितिन के गाल पर एक जोर का थप्पड़ रसीद कर दिया। तड़ाक, थप्पड़ की जोर की आवाज पूरे केबिन में गूंज उठी। उसके बाद तो जैसे भूमिका का दौरा पड़ गया, उसके अंदर जैसे भूत घुस गया। इसके अपने दोनों हाथों से नितिन के गालों पर चांटों की बौछार कर दी। जब से मैं यहाँ आई हूँ तुमने मुझे परेशान करके रख दिया है। क्या समझता है खुद को? पैसे है, पावर है तो कोई भी तेरी जायज नाजायज डिमांड पूरी कर देगा। मजबूर हूँ तो क्या तुमको मैं अपने साथ कुछ भी करने की छूट दे दूंगी। वह हिस्ट्रियाई अंदाज में चिल्लाए जा रही थी। आज तक जो भी उसने टार्चर सहा है, जितनी भी ज्यादती सही है, उस सब का गुस्सा आज उसने उतार दिया। नितिन के दोनों गाल लाल हो गए। उसे समझ में नहीं आया कि अचानक से उसके साथ क्या हुआ। भूमिका ने तबीयत से नितिन को कूटा और वो भी उसी के ऑफिस में उसके स्टाफ के सामने। नितिन को जब तक भूमिका का प्लान समझ में आया तब तक वह समझ पाता कि भूमिका ने क्या किया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भूमिका, ये तुमने ठीक नहीं किया, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारा कंपनी में रहना मुहाल कर दूंगा। नितिन अपमान की आग में जल रहा था, गुस्से से बोला, जीना तो तब मुहाल करेगा जब मैं यहाँ रहूंगी। ये पकड़ मेरा रिजाइन। मुझे ऐसी कंपनी में नहीं काम करना जहाँ तेरे जैसे मानसिक रूप से बीमार लोग बड़े पदों पर बैठे हों। तेरी कंपनी तुझे मुबारक हो। भूमिका का चेहरा गुस्से से धधक रहा था। नितिन को उम्मीद नहीं थी कि वो नरम नाजुक लड़की उसकी ऐसे बैंड बजा देगी। ऑफिस के बाहर बहुत भीड़ लग गई थी। सबने नितिन को भूमिका के हाथ से चांटे पड़ते हुए लाइव देखा था। नितिन इस बेइज्जती से तिलमिला गया। वह बोला, आप लोगों ने देखा ना कैसे ये बदतमीज लड़की मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रही थी, और जब मैंने इसे ऐसा करने से रोका तो ये मुझसे ही उलझ गई और कहने लगी कि मुझे पैसे दो, नहीं तो सबके सामने इज्जत उतार दूंगी और मुझे झूठ मूठ का चिल्लाऊंगी। मैंने इसे सीधा साधा समझा था, लेकिन ये मुझसे चिपकने लगी और पूरी बेशर्मी पर उतारू हो गई। नितिन ने सफाई दी। किसके साथ बदतमीजी कर रहा है यह जानने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसको शक हो वो इस ऑफिस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से देख ले। कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, भूमिका ने कहा। और हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं पहली लड़की नहीं हूँ जिसके साथ इसने ऐसा किया है। जिसके साथ इसने ऐसा किया है उन सब को इस घटिया आदमी के खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। आखिर कब तक चुपचाप सब सहन करती रहोगी? ये कैसा है ये इस कंपनी को भी पता होना चाहिए, जिससे कंपनी इसे लात मार करके बाहर करे। ये आदमी इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। आखिर कब तक इसके जुर्म और ज्यादती को बर्दाश्त करती रहेंगी आप सब? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने ऐसा किया। बाकी आप लोगों को जो ठीक लगे
भूमिका ने कहा और फिर बाहर निकल गई। भूमि आंधी की तरह आई और तूफान की तरह नितिन का इज्जत, उसका रुतबा, उसकी हैसियत तहस नहस करके चली गई। आज उसे जा कर के मानसिक सुकून मिला था। अगली सुबह भूमिका सो करके उठी। आज उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, मन में एक उत्साह था, वरना तो उठने का और ऑफिस जाने का भी मन नहीं करता था उसका। भूमिका बड़े दिनों बाद आज बहुत खुश थी और उसकी वह खुशी उसके चेहरे से दिख रही थी। नितिन को सबक सिखा करके उसे मानो तसल्ली मिल गई हो और उसे नई जॉब भी मिल गई। इसलिए सबसे पहले वह मंदिर जा करके भगवान को धन्यवाद करना चाह रही थी। वैसे भी उसके लिए उसके नए जॉब का पहला दिन था, तो वह भगवान के दर्शन करने के बाद भी अपना नया जॉब और नया ऑफिस शुरू करना चाहती थी, जिससे दोबारा वैसी नौबत ना आए जैसा पहले हो चुका था। भूमिका ने मीनल को फोन कर दिया कि वह उसे मंदिर के बाहर मिल जाए। वह उसे वहीं मिलेगी और खुद मंदिर के लिए निकल गई। रात में प्रदीप घर आया तो शालिनी ने भूमिका को अपने कंपनी में रखने की गुजारिश की और साथ प्रदीप ने भूमिका को रखने की इजाजत दे दी। अगले दिन सुबह सबके सब ऑफिस जाने को तैयार थे। प्रदीप तो अपनी गाड़ी लेकर के निकल गया, लेकिन आरव को थोड़ा टाइम लग रहा था। वह भी नाश्ता करके तैयार होकर के निकलने वाला था कि शालिनी भाभी आ गई। आरव, आप ऑफिस जा रहे हो ना? शालिनी भाभी ने कहा। क्या भाभी, आप भी ये कैसा सवाल कर रही हैं? अरे तैयार होकर के कहाँ जाऊंगा, ऑफिस ही तो जाऊंगा ना। आरव मुस्कुराते हुए बोला। क्यों सिर्फ तैयार होकर के ऑफिस ही जाते हैं, कहीं और नहीं जा सकते क्या? क्या पता तैयार होकर के डेट पर जाने की तैयारी हो। वैसे देवर जी, मेरी देवरानी को कब तक लाने का इरादा है? आखिर कब तक मैं अकेले ही रहूंगी? अब तो अकेले किचन में खड़े होने का भी मन नहीं करता है। जल्दी कीजिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं खुद ही सिलेक्ट कर लूंगी, फिर मत कहना कि अच्छी है या बुरी है। शालिनी भाभी मुस्कुराती हुई आरव को छेड़ने लगी। यही सवाल मैं आपसे भी कर सकता हूँ, आप मुझे चाचू कब तक बनाएंगी? कब मुझे मेरे भतीजे के साथ खेलने का मौका मिलेगा? कब मैं अपने भतीजे को अपने पीठ पर बैठा करके घुमाऊंगा? बोलो। आरव ने पलट करके सवाल कर लिया। उसके भी आंखों में एक शरारत थी और उसकी शरारत को समझ करके शालिनी झेंप गई। आपसे तो बात करना बेकार है, लग रहा है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आपसे जब भी शादी की बात करती हूँ तो आप ऐसे उल्टे हमसे ही सवाल करने लग जाते हैं, शालिनी भाभी ने मुंह बना करके कहा। शालिनी को नाराज देख करके आरव अपनी भाभी के पास आ गया और उसे पकड़ करके जबरदस्ती सोफे पर बैठा दिया और खुद घुटने के बल उनके पैरों के पास बैठ गया और उनका दोनों हाथ पकड़ करके बोला, भाभी आप मुझसे नाराज ना हुआ करें। जब आप नाराज हो जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आप जैसी कोई ढूंढ रहा हूँ, जिस दिन मिल गई उस दिन सबसे पहले आपको बता दूंगा। अब मेरी क्या गलती है? आपने भैया से शादी कर ली, वरना आपसे मैं कर लेता। और सबसे दुख की बात है कि आपकी कोई बहन भी नहीं है, वरना तो कब का हाँ बोल देता। आरव ने शालिनी का दुलार से कहा। चल हट बदमाश कहीं का, सिर्फ बातें करवा लो बस। शालिनी भाभी ने आरव के सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, जाओ ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और हाँ, ये जो लड़कियों पर अपना गुस्सा उतारते हो ना, थोड़ा ठीक कर लो, वरना फिर जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारे रह जाओगे। किसी के गलती की सजा किसी को देना अच्छी बात नहीं है देवर जी। अब मेरे से काम नहीं होता है आपका, अपना काम करवाने के लिए कोई जल्दी से जल्दी ढूंढ लो, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं ढूंढ लूं, शालिनी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। शालिनी भाभी को मुस्कुराते देख करके आरव भी मुस्कुराने लगा। चलता हूं भाभी, शाम को मुलाकात होगी, फिर इस मैटर पर बैठ करके तसल्ली से डिस्कशन कर लेंगे। अभी तो बच्चा हूँ, कहाँ अभी से शादी वादी करवाने के चक्कर में पड़े हैं, आरव बोला और जाने लगा। अचानक जैसे शालिनी को कुछ याद आया हो, उसने जाते हुए आरव को रोका और बोली, आरव ऑफिस जाते हुए जो रास्ते में मंदिर पड़ता है वहां एक छोटा सा काम है, कर दोगे क्या? शालिनी भाभी ने कहा। अपनी भाभी के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, आप बताइए तो सही, आरव बोला। जान नहीं चाहिए, जो बोला है वही ला करके दे दो बस। रुको 1 मिनट आती हूँ, शालिनी मुस्कुराते हुए बोली और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वापस लौटी तो उसके हाथ में एक थैला था। ये लो, इसे रास्ते में जो मंदिर पड़ता है उस पुजारी जी को दे देना। क्या है ये? आरव ने उत्सुकता से पूछा। अरे परसों मंदिर में भंडारा है,
तो खीर में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स हैं और थोड़े से पैसे हैं। मुझे जाना नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो गई है अचानक से, तो इसलिए आप जा करके पकड़ा देना। शालिनी भाभी ने कहा, क्या हुआ आपकी तबीयत को? आरव तबीयत की बात सुन करके घबरा गया। अरे कुछ नहीं, घबराओ मत, वैसा कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे मंदिर नहीं जाना है, शालिनी भाभी बोली। क्यों? आरव ने पूछा। इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है बुद्धू, जाओ मम्मी जी से पूछो, या फिर जब मेरी देवरानी आएगी तब समझ में आ जाएगा। अभी जितना कह रही हूं आप उतना ही कर दो, शालिनी भाभी शर्माते हुए बोली। आरव ने चुपचाप वह थैला थाम लिया और फिर लेकर के ऑफिस के लिए निकल पड़ा। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 4 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।